ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। आज हम वही चैप्टर है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब शेल्स। बेसिकली हम लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था, कॉन्फ़िगरेशन इन सब शेल्स। एटम्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था और उसका ताल्लुक रिलेशनशिप क्या था विद पीरियोडिक टेबल, वो भी डिस्कस कर लिया था। इन आयंस आज डिस्कस करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब शेल्स ऑफ आयंस। देखो बच्चों, अगर मैं कहूं कि सोडियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी इन द सब शेल्स, तो आप कहते हो व्हेन यू पुट द इलेक्ट्रॉन्स इन द सोडियम हैज 11 electrons in the total. The first subshell of the sodium with the lowest energy is 1s having 2 electrons, then 2s having 2 electrons, and then 2p having 6 electrons. And how many are still left? 1, so 3s 1 electron. So this is the electronic configuration of sodium. But when sodium forms an ion बच्चों, Na positive, तो obvious है कि this electron that is present in the outermost subshell has been lost, because positive charge means it has lost 1 electron. So it is going to be 1s2, 2s2 and 2p6, right? So in other words, अगर 11 था तो 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। पॉजिटिव का मतलब है देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने 10 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखी, राइट? फॉर एग्जांपल नाउ आई एम आस्किंग यू टू राइट कैल्शियम 20 with 2 positive. क्या होगा जी? कैल्शियम 20 with 2 positive. Yes. So calcium has 18 electrons. So let's do it. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. ओके, 18 पूरे हो गए। अगर कैल्शियम होता एज एन एटम तो 1s में कितने होते? 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, ऑलराइट। सो दिस इज हाउ वी नो 4s फिर 3d, राइट? सो कैल्शियम 2 पॉजिटिव में इस तरह होगा। सिमिलरली बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं F नेगेटिव, तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6। ओके, तो कितने हो गए? 10। वाई 2p6? ये तो 9 इलेक्ट्रॉन्स थे बच्चों। यस, 1 नेगेटिव मीन इट हैज गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन, और वो भी सबसे वैलेंस सब शेल में रख देना। ओके, सिमिलरली इफ आई आस्क यू टू डू फॉर एग्जांपल O2 negative, what will be the electronic configuration of O2 negative? बताएं बच्चों। O2 negative and the second one is Cl1 negative. 2 negative, it has gained 2 electrons. How many electrons oxygen in general has? 8. When it gains 2 electrons, so how many in total now? 10. So 10 electrons की क्या configuration होगी? 1s2, 2s2 and 2p6. Similarly, chlorine is 1s2, 2s2, 2p6. फिर क्या है? 3s2 and 3p6. Okay, so this is in total 18 electrons. मैंने 18 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, बिकॉज 17 तो इसका एटॉमिक नंबर था, 1 इसने गेन कर लिया, तो दिस इज हाउ। ये तो बच्चों हो गई। लुक एट दिस, जो लोग अभी आए हैं, कि हमने क्या डिस्कस किया है कि एटम से आयन जब बनता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आता है। आप कहते हैं कोई चेंज नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं वो वैलेंस सबशेल से लॉस हो जाएंगे, तो जो बाकी बचेंगे उनको एज पर प्रीवियस रूल्स फिल आउट कर देना। सेम इज द केस विद द नेगेटिव आयन। जब वो इंक्रीज हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव आयन से, तो कोई जो वैलेंस सबशेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर देना है। देयर इज नो एज सच रूल चेंज इन द केस ऑफ आयन। हाँ, जब आप ट्रांजिशन मेटल्स को देखते हैं जी, मैं आ रहा हूं सर। जब आप ट्रांजिशन मेटल्स को देखते हैं तो देखिए आयरन 26। नाउ प्लीज दिस इज ट्रिकी। आयरन 26 है, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर क्या है? 4s2 एंड
20 हो गए बच्चे, तो कितने और हैं? 6 और हैं। तो वो कहाँ होंगे? 3D में होंगे। 3D आपको पता है यहाँ होता है, लेकिन जब आप उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करते हैं तो कहाँ आ जाता है? अपने बाकी के थर्ड सब शेल्स के साथ। सो यू राइट 3d6 लाइक दिस। ओके, नाउ व्हेन इट फॉर्म्स, नाउ लिसन बच्चों, ये ट्रिकी है। जब ये 2 पॉजिटिव आयन बनाएगा तो इट हैज लॉस्ट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? और वो कहां से लॉस हुए हैं? 4s से लॉस हुए हैं। सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d क्या हो जाएगा बच्चों? 6। ओके, सो ये याद रखना है कि ट्रांजिशन मेटल्स में, इसीलिए मैंने ये स्विच बताया था कि डी को अंदर लिखना है, ताकि आपको पता चले जब आयन बनता है तो क्योंकि 4s सब शेल वैलेंस है तो उसी से पहले इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। हाँ, ट्रांजिशन मेटल्स आपको होता है ना, वेरिएबल बनाती है। अब जब इसने 3 पॉजिटिव आयन बनाना है तो फिर ये कहां से लूज करेगा? यस, तो आप कह रहे हैं फिर इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 3d, कितने रह जाएंगे? 5। सो आप मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब ट्रांजिशन मेटल्स आयन बनाते हैं तो दे फर्स्ट लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s बिकॉज दैट इज देयर वैलेंस सबशेल to turn into first positive charge. And when they have to make a higher oxidation state, when they have to make a higher charge of ion, तो फिर वो D से भी lose कर सकते हैं. Yeah, this phenomena is very specific to transition metals, right? हमारे syllabus की अगर आप बात करें तो. No, this is not generalization with the metals. This is generalization with the transition metals. Okay? No, no, not metals. जो भी है, इसमें मेटल नॉन मेटल का कोई चक्कर नहीं है। आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी, कॉन्सेप्ट को समझिए। जो वैलेंस सबशेल आया उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देना टू मेक अ पॉजिटिव आयन। सिंपल। मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो हम 3D है पहले हम सिर्फ ट्रांजिशन में लिखेंगे, बेटर से पहले 3D। नो, सिर्फ दिस इज ओनली द ट्रांजिशन। उनमें ऐसा होता ही नहीं कि 4s और 3d साथ साथ आ जाए। ये तब सिर्फ होता है जब 4s और 3d है, और 4s और 3d सिर्फ आती ट्रांजिशन में है, वैलेंस फॉर्म में। ठीक है, तो इसके बाद जब भी आगे जाओगे तो फिर इनको स्विच करके ही लिखना है। ओके, कल मैंने ये सिखा दिया था गैलियम वगैरह का करा के कि 3d को अंदर ही लिखा करें। ओके, अब जरा देखें, अब मैं आपको एक देने लगा हूं, आपने उसकी बना के देनी होगी मुझे। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 25, ये आपने करनी होगी। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। ओके, और मैंगनीज 2 पॉजिटिव और मैंगनीज 4 पॉजिटिव, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है कि मैंगनीज का 25 है, 2 पॉजिटिव का क्या होगा और 4 पॉजिटिव का क्या होगा। वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पी सिक्स, थ्री डी फाइव, फोर एस टू। तो व्हाट अबाउट Mn2 पॉजिटिव की? 2 पॉजिटिव में कहां से लूज होगा बच्चों? 4s में से। तो Mn2 पॉजिटिव की क्या हो जाएगी? यही सारा कुछ होगा और एंड में क्या होगा? 3d5 नो 4s। ओके, और Mn4 पॉजिटिव में क्या होगा? यस, तो फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 3d लॉस, तो कितने रह गए? 3d3। ओके, फिर एक 4s2 तो होगा, 4s2 होगा सर। मैंगनीज इज 4s2, फिर जब 2 पॉजिटिव बना वो दोज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एस आर लॉस्ट, और जब 4 पॉजिटिव बना तो 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 3d लॉस्ट, राइट? So this is how manganese Mn2 positive and Mn4 positive are formed, right? Next, let me share my screen with you. Okay, ये तो हो गया बच्चों आयंस का फिनोमेना।
25 पूरे 3 है। देखिए कितने हैं, चेक करते हैं। ये 2 है, 4 10 12 18 नो 12 18 25 25 हो गए ना पूरे, एंड नाउ 23 है। Okay, so this is how when you form the electronic configuration in ions. Okay, so simple formula once again I repeat: the electrons are lost and added in the valence subshell. जितने electron loss होंगे उतने कम कर देते हैं और जितने gain होंगे उतने ज्यादा कर देते हैं. But in transition elements याद रख लें, स्टार लगा के मैं लिख भी देता हूँ कि in case of transition, आप भी लिख लीजिए, in case of transition elements 4s electrons lost first and then 3D to form ions. पहले 4s लूज करेंगे और फिर क्या लूज करेंगे, 3D. Got it? ओके, अब आ जाते हैं बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. ये थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब शेल्स, कि हाउ द सब शेल्स आर अरेंज्ड. नाउ यू हैव टू यूज अ वन प्योर पेज. अब जरा अभी तक जो किया उसको सम अप कर लेते हैं, बट आई वुड लाइक यू कि जिस पेज पे आप लिख रहे हैं उसको छोड़ दें, गो बैक टू द नेक्स्ट पेज, और इस पेज पे जो मैं लिखवा रहा हूँ बस यही लिखना है. ओके, और कुछ नहीं लिखना. बेसिकली हम ओवरऑल, इधर देखो बच्चे, अभी तक मैंने आपको ये बताया इस तरह ये नोटबुक के ऊपर आपने बनाना है, फुल पेज के ऊपर 3/4 ऑफ द पेज नीचे से छोड़ दें और इस तरह लिखें कि ये अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है बच्चों, तो अभी तक आपने देखा कि जो क्वांटम शेल्स हैं, न्यूक्लियस के बाद ये फर्स्ट शेल होता है सबसे कम एनर्जी, फिर कौन सा होता है, सेकंड, फिर कौन सा होता है, थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ. So this is how the increasing order of energy of the quantum shells, right? This is the nucleus here. फिर अगर इसी को आगे देखें तो let's look at the subshells. I would like you to draw this diagram on a one clean page, okay? Now look at the subshells. The first shell has only one subshell, and that is named as what? 1s. The second shell has two subshells, named what? 2s and 2p. 2s is less energy, 2p is more energy. The third subshell, a third quantum shell, has three subshells. Which ones? 3s, 3p, and 3d. What we learned here, that the fourth subshell has the lowest energy subshell, 4s, which is here. Then 4p, then 4d, and then 4f. Then you remember, if you look at the 5s, here it is the 5s, and so on. But this is what I need you to learn. Okay, this is how the energy level diagram for the increasing order of energy of quantum shells and subshell is. Okay, इसमें आगे जगह छोड़नी है. अभी हम इसको आगे और डिवाइड करने लगे हैं. इसके आगे अब आएंगे, हर सब शेल के आगे डिवीजन होती है जिसे बोलते हैं ऑर्बिटल्स. Now every subshell is now divided. Now you just turn to the next page. You don't write anything on this page. Okay?
Okay, now go to the next page and give heading orbitals. Again, I'm repeating, you are not supposed to write on this page. Okay, leave this page and go to the next page. We'll come back to this page again. Okay, heading there orbitals. But so it is subdivision of a subshell. It is subdivision of subshell. ये है तो एक शेल की, एक सब शेल की आगे डिवीजन, पर डेफिनेशन क्या है? It is the place where maximum probability of finding an electron is present. In an atom where you have a maximum probability of finding an electron, that area is known as orbital. But actually it is a subdivision of a subshell. Now let me remind you, let's go back. हमने कहा अगर आप एनर्जी के हिसाब से देखते हो तो आप एटम को एक बिल्डिंग की तरह सोचो. जस्ट इमेजिन लाइक अ बिल्डिंग, सेंटोरस. पहले क्या होता है? फ्लोर्स. तो वो शेल्स हैं, दे आर द क्वांटम शेल्स. फर्स्ट फ्लोर इज द फर्स्ट शेल, सेकंड. देन वी सेड कि these floors are further divided into sub levels of energy known as subshells. यानी उन फ्लोर के अंदर subshells are like rooms. फर्स्ट फ्लोर में एक ही रूम है, उसका नाम क्या है? 1s. सेकंड फ्लोर ऑफ द सेंटोरस बिल्डिंग, दो रूम्स है, क्या नाम है उनका? 2s एंड 2p, राइट? एंड नाउ व्हाट वी डिड बिफोर, हमने कहा था जब ओ लेवल कर रहे थे कि 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड फ्लोर पे भेज दो, सेकंड शेल में. बट वी डिड नॉट टेल एनीबॉडी उनमें से एस में कितने जाएंगे, पी में कितने जाएंगे, क्योंकि तब हमें पता भी नहीं था कि आगे रूम्स भी हैं 2s और 2p. Now what we did? Now we got to know that there are two rooms, 2s and 2p. और क्योंकि 2s की एनर्जी 2p से थोड़ी सी कम है, इतनी कम है जितना मेरा और आपका एनर्जी डिफरेंस है. लेवल वही है, आई मीन एनर्जी लेवल वही है, जस्ट स्लाइट डिफरेंस है. तो उन्होंने कहा पहले 2s में रखते हैं बिकॉज वो नीचे है, और फिर किस में रखते हैं? 2p में. अब इससे एक लेवल आगे जा रहे हैं. जब आप 2p रूम के अंदर इलेक्ट्रॉन रखने गए ना, 6 इलेक्ट्रॉन, तो यू नोटिस वन मोर थिंग. उस रूम के अंदर भी डिवीजन है, राइट? बट दैट डिवीजन इज नॉट एनर्जी वाइज. यानी रूम के अंदर गए तो ऊपर नीचे की जगह नहीं है, डायरेक्शन की, ओरिएंटेशन का फर्क है. कि रूम के अंदर आप, जस्ट इमेजिन के लिए कह रहा हूं, आप इमेजिन करें यू वेंट इनसाइड द रूम एंड देयर आर कैबिन्स इनसाइड. सारे कैबिन्स एक ही लेवल पे हैं बट उनकी डायरेक्शन अलग है. एक कैबिन है जिसमें चेयर्स आर ऑन द वन साइड, एक है जिसमें द अदर साइड, और एक है जिसमें अदर साइड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि हम पी रूम में गए, पी सब शेल के अंदर गए, तो देयर वर 3 मोर कैबिन्स which were at the same energy level but their orientation or dimension or direction was different. एक का मुंह इस साइड पे था, एक का इस साइड पे था, एक का इस साइड पे, राइट? तो when you go electrons into that you have to tell कि कौन इस साइड पे है कौन. अब जब आप अर्थ पे होते हैं, ग्राउंड पे होते हैं, तो आप डायरेक्शन बताते हैं, तो आप बताते हैं कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है. लेकिन जब आप स्पेस में डायमेंशन बताते हैं तो फिर एक ही तरीका है बताने का, 3 एक्सिस के थ्रू. और वो कौन से एक्सिस हैं? एक्स, वाई एंड जी. तो जब आप इन ऑर्बिटल्स को डिस्क्राइब करते हो, आप कहते हो मैं पी रूम के अंदर गया, पी सबशेल के अंदर गया, तो आई नोटिस 3 फर्दर कैबिन्स, द सब रूम्स, राइट? एंड दे वर नोन एज ऑर्बिटल्स. One of them was directed or oriented towards the x-axis. That is known as px. One of them was directed towards y-axis. That is known as py. X, Y, Z axis पता है ना? ये देखें, ये बच्चों, राइट? या इसको मैं अगर ड्रॉ करूं तो इस तरह है, ये देखिए. फॉर एग्जाम्पल लुक, राइट? X, Y and Z axis. This is X axis, this is Y axis, this is Z axis. Okay? So what I'm trying to say, yeah, P subshell
is a further divided into three orbitals, three sublevels known as orbitals. One of them is px, the other one is py, and the one is p. Right? They have no difference in the energy, but they have a difference in the orientation, in the direction, in the dimension. One of them is on x-axis, y-axis, or z-axis. Similarly, you go to the D room, D subshell. You notice 5 cabins, 5 sub-levels, 5 orientations, 5 orbitals. They have the names, but हमारे syllabus में नहीं है. इसी तरह आप F में गए, तो you noticed 7 orbitals. हाँ, जब आप S में जाते हैं, ये मैं F की बताई है 7. F में जाते हैं, मैं रूम S में गया. Yes, S में कोई further cabin नहीं था. There was no. क्यों? क्योंकि जब S में गए तो हमने नोटिस किया कि S is spherically symmetrical, तो उसकी तो कोई ओरिएंटेशन हो ही नहीं सकती ना. एक चीज spherically symmetrical है. Look at this. Look at my screen. It appears like this. Spherically symmetrical का मतलब है it can't be on any axis. Yes, वो XYZ axis पे तो हो नहीं सकता ना. Spherically symmetrical is like this. Look at my screen. Neither on any of axis, right? तो अब मैं इसको one by one describe करता हूँ. मैं कहना ये चाह रहा हूँ, लिखिए जरा. S subshell. Now let's write them down. It is a जो orbitals हैं, they are subdivision of a subshell. S subshell has only one orbital और उसका नाम भी नहीं चेंज किया हमने, known as S orbital. मैं एक्सप्लेन करता हूं. और ना साथ ही लिखिए S orbital की जो शेप है, S orbital is spherically symmetrical. यानी गोल सा होता है. For example, look. These are the XYZ axis. So S orbital is like this. हाँ, ये difference है. All S orbital look like this. But if this is one S, the 2S will also be spherically symmetrical. But look, yes. It will be bigger in size, right? So this will be the 2S. ये x-axis है, ये y-axis है, ये z-axis है. So please draw both of them. अब मैं इसमें एक चीज आपको एक्सप्लेन करता हूं. देखो बच्चों, आपको ना इस सारी कहानी की समझ तब आती है जब मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूं. नॉट डिटेल में नहीं जाएंगे हम, अपने सिलेबस के हिसाब से. देखो बच्चों, आइंस्टाइन से ना पहले हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि एक चीज होती है मैस, एक चीज होती है एनर्जी. आइंस्टाइन ने आके एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी जो कहता है कि m is equal to E is equal to mc square. E is energy, m is the mass, c is the speed of light. जो ये कह रहा है कि mass and energy are interconvertible. वैसे तो इसकी लंबी चौड़ी डिटेल है, आपको कभी टाइम मिले तो आप आइंस्टाइन के लेक्चर्स की पूरी सीरीज है वो पढ़े. लेकिन उसका जो शॉर्टकट है, क्रक्स है, जो कि मेरा ख्याल ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन में बताने लगा हूं, जो ये कहता है कि अगर आप कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से मूव करें तो उसका मास खत्म हो जाएगा, वो एक वेव में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब अगर एक पत्थर को मैं जोर से फेंकूं आपकी तरफ और वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करे व्हेन इट्स कमिंग टुवर्ड्स यू, तो वो पत्थर नहीं रहेगा, वो एक वेव बन जाएगी. उसका कोई मोमेंटम नहीं होगा, उसका कोई मास नहीं होगा, उसकी क्या होगी, वेवलेंथ होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी. ऑन अदर हैंड अगर एक स्पीड ऑफ लाइट से वेव चल रही है और उसको मैं स्लो डाउन कर दूं, उसका मास आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा, उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज आ जाएगी. दिस इज व्हाट ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन जो मैं बता रहा हूं. इन अदर वर्ड्स, मास एंड एनर्जी आर इंटरकनेक्टेड.
ये जब आप अभी एटम की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ना, तो आपको 1 मिनट के लिए अपना वो वाला स्विच बंद करना होगा जिसमें आपने एटम को, एक इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल सोचा है और वो घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। फिर आपको ये नहीं समझ आनी ये क्या बात हो रही है। अब आपको इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह सोचना होगा, एक क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज की तरह सोचना होगा। तो जब मैं कहता हूं क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज एस ऑर्बिटल में है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसकी शक्ल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है, यानी ये क्लाउड है जो गोल सा है। अभी और बाकी जगह भी मैं दिखाऊंगा। तो आप कहेंगे अगर इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज है, अगर वो एक पार्टिकल नहीं है, राइट, तो फिर इट शुड बी स्प्रेड इन अ पर्टिकुलर शेप। और वो शेप क्या है? आप कहते हैं वो शेप ये है कि अगर एस सब शेल या एस ऑर्बिटल में जब जाएगा तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होगा। हाँ, ये अलग बात है कि 1s में वो क्लाउड छोटा होता है और 2s में वो, और 3s में वो और बड़ा होता है। सिमिलरली व्हेन दे गो टू द p सबशेल एंड इनटू द p ऑर्बिटल, दे डोंट हैव दिस शेप। वो क्लाउड है ना, उसको आप जिस तरह भी चेंज करना चाहें। आप समझ लें बैलून में मैंने हवा भरी, वो गोल सा था, मैंने उसकी शेप्स को चेंज कर सकता हूँ, थोड़ा खींच के हम उसको डिफरेंट साइज पे लेके जाते हैं। तो अभी मैं आगे डिस्क्राइब करता हूँ, मैं आपकी बात सुनता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। पी सबशेल लिखिए जी, पी सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स हैं विच आर डीजेनरेट। ये क्लियर करना जरूरी है। मैंने अभी भी बोला था कि जब हम रूम के अंदर जाएंगे तो सारे कैबिन्स हमें मिलेंगे बट वो एनर्जी लेवल सेम होगा। विच आर डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट मतलब सेम एनर्जी लेवल। known as px, py and pz। और जो p ऑर्बिटल होता है बच्चों, अब वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल नहीं होता। p जो ऑर्बिटल होता है इज डम्बेल इन शेप। वो एक्सरसाइज डम्बल्स नहीं होते, इट लुक लाइक, यस, इट प्रिसाइजली, इट्स लाइक एन इंफिनिटी साइन, कि जिसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सेंटर से बहुत थिन हो जाता है और साइडों पे 2 लोब्स बना के स्प्रेड आउट हो जाता है, राइट। सो जस्ट लाइक दिस लुक, अगर मैं इसको 3D में दिखाऊं तो इट इज लाइक दिस। ये देखिए, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है, तो एक ऐसा इंफिनिटी टाइप दिखने वाला, डंबल की तरह दिखने वाला, this is, and this cloud is lying on what axis? X. So that's why I'm gonna call it px. All p are this, all p look like this, सिर्फ वो डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में है वो। इसकी डायरेक्शन जो है किसी स्पेसिफिक चीज की वजह से बदलती है या फिर क्या बात है? No, this is when you look at the things in space, because electrons are negatively charged, so they try to be apart, repulsion की वजह से, so they orient themselves in a particular direction। अब वो डायरेक्शन जब आप स्पेस में किसी भी चीज को करते हो तो वो एक्स वाई जी 3 ही एक्सिस, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अगर एक एक्स एक्सिस पे जाएगा तो फिर दूसरा कहां चला जाएगा? वाई एक्सिस पे। सो देयर इज अनदर स्पेस अवेलेबल ऑफ द सेम शेप। तो ये बेसिकली आप ऐसे समझ लें कि दे आर द रूम्स ना। एक रूम का मुंह इधर है, एक का इधर है, एक का इधर है। अब जब आप इलेक्ट्रॉन रखने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका एक प्रोसीजर अभी मैं सिखाऊंगा कि एक्स वाले में जाएंगे, फिर वाई वाले में जाएंगे, फिर जी वाले में जाएंगे। फिर उसका एक रूल है कि हम शुरू में अवॉइड करेंगे कि सबको एक्स में नहीं भेजना, क्योंकि उनकी आपस में रिपल्शन होती है। ऐसे ही है ना, मैं अगर आपको कहूँ यार आज ऑर्गेनाइज करना है रूम में, गेस्ट रूम्स में,
लोगों को, तो आप पहले पहले तो सबको कहेंगे ओके गो एंड ऑक्यूपाई 1 रूम ईच। फिर अगर लोग ज्यादा हो जाता है, रूम्स कम है, तो आप क्या कहेंगे? यस, तो उन्हीं एग्जिस्टिंग रूम्स में ऐड करें, जस्ट लाइक फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि उनके कमरे किस तरह के दिखते हैं, कैसी उनकी ओरिएंटेशन है, राइट। अब आ जाए तीसरा जो है पी ऑर्बिटल, वो होता है लाइक दिस। यस, ये देखो बच्चों, दिस इज एक्स एक्सिस। ये एक एनालॉजी है जो मैं आपको साथ साथ बना रहा हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इमेजिनेशन, ओके। एक्स वाई जी, अब देयर इज अ डंबल which is lying along the z-axis. So this is known as py and this is known as pz. So p subshell has 3 degenerate orbitals known as px, py, pz, right? And they look like the dumbbells. Their electron density is spread like this manner, in which there is a very pinched किस्म का center से है और two लोग। आप just imagine कि मैंने एक balloon में हवा भरी और उसको center से pinch कर दिया, तो उसके अराउंड 2 लोब्स जनरेट हो जाएंगी ना। दिस इज व्हाट दे लुक लाइक, ओके। सिमिलरली अब आ जाए डी सब शेल, 4 है ना सब शेल, एस पी डी एफ। एस का तो आगे एक ही ऑर्बिटल है, पी के 3 है। डी सब शेल हैज 5 degenerate orbitals. Degenerate mean equal energy orbital. उनका नाम हमारे सिलेबस में नहीं है, वैसे तो डी एक्स वाई डी वाई जी इस तरह करके उनके नाम है। तो हम अपने लिहाज में काम चलाने के लिए हम ये काम करेंगे कि हम एक बड़ा सा बॉक्स बनाएंगे, सुनो बच्चों, और उस बॉक्स के 5 कंपार्टमेंट्स बना देंगे लाइक दिस। मैंने कहा उनके नाम है A2 में हमने पढ़ने हैं, डी एक्स वाई डी वाई जी इस तरह करके। लुक एट दिस। सो हमने इसको इस तरह ड्रॉ करना है, एक बड़ा सा बना के उसके 5 कंपार्टमेंट्स बना देने। बस ये याद रखना है कि ये पांचों वो हैं। एफ सब शेल हैज, यस, बस ये पता होना चाहिए कि कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो कितने हो गए? 7 degenerate orbitals. यस, उसमें भी आपने एक बड़ा बॉक्स बनाना है और उसके आगे 7 कंपार्टमेंट्स बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। पी की तो क्योंकि हमें शेप वगैरह पता है, लेकिन अगर हमने शो करना हो पी को, तो पी का भी एक बॉक्स बना के उसके 3 कंपार्टमेंट्स बना देते हो, ठीक है। और जो अगर एस को भी एक बॉक्स के तौर पे अगर हमने शो करना हो तो कर देना होता है लाइक दिस, राइट। अब उस पेज पे आओ बच्चों, जो वापस अभी मैंने एनर्जी लेवल बनवाया था, राइट। नाउ कम टू दैट पेज अगेन। ये देखिए, अब इसी में आगे ऑर्बिटल्स ऐड करते हैं। 1s का एक ही ऑर्बिटल है और उसका नाम भी क्या है बच्चों? 1s। और अगर हम चाहें तो उसको एक बॉक्स से भी यूं दिखा सकते हैं। 2s के कितने आगे ऑर्बिटल होंगे? सारे s के एक ही ऑर्बिटल होता है ना आगे, और उसका नाम भी वही रहता है, उसका एक ही ऑर्बिटल है 2s। तो सबसे कम एनर्जी की वाइज भी बेसिकली मैं बता रहा हूँ, सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल कौन है? 1s। फिर कौन है? 2s। आगे देखिए, कोई भी p हो उसके 3 आगे ऑर्बिटल होता है, तो 2p के कितने होंगे? 3। क्या नाम हो उसका? 2px। और देखिए मैं तीनों एक ही लेवल पे लिख रहा हूं क्योंकि तीनों का एनर्जी लेवल क्या है? सेम है, डीजेनरेट है। तो आप इसको इस तरह भी दिखा सकते हैं ये। फिर आगे 3s आता है, उसका भी एक ही ऑर्बिटल होगा 3s, एंड यू कैन शो लाइक दिस। 3p के आगे 3 होंगे, 3px 3py 3pz। फिर आगे 4s है, उसका भी एक ही होगा 4s ऑर्बिटल। फिर आगे 3d है बच्चों, यस, उसके 5 होंगे, क्योंकि नाम सिलेबस में नहीं है तो हमने डायरेक्ट यही लिख देना है, 1 2 3 4 5। फिर आगे कौन है? 4p, तो उसके क्या होंगे? 4py और 4pz। फिर आगे कौन है? 5s, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो बेसिकली बच्चों मैंने ये एक पेज पे इसलिए भी बनवाया कि आपको ये समझ आए कि ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल भी वही है बेसिकली जो सब शेल्स का था, राइट।
So there is no change in the orbital energy levels, right? अभी जब हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो भी हमने एनर्जी लेवल के हिसाब से ही भरना है। तो इसलिए सबसे पहले किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखने होंगे, 1s में, फिर 2s में, फिर 2px, 2py, 2pz में, फिर 3s में। सो ये पेज मैंने इसलिए आपको बनवाया कि जब भी आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने हो, सब शेल्स में फिल करने हो, शेल्स में फिल करने हो, तो आप इसी डायग्राम को देख के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते जाते हैं। दिस इज हाउ एन एटम लुक्स लाइक। जैसे मैं कह रहा हूँ एक बिल्डिंग की तरह। तो ये बिल्डिंग के अंदर फ्लोर्स है, फ्लोर के अंदर रूम्स है, रूम्स के अंदर कैबिन्स है, राइट? सो दिस इज हाउ एनर्जी वाइज एन एटम लुक्स लाइक एंड दिस इज हाउ वी फिल द इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको याद हो हमने पहले कहा कि अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, 8 यहाँ जाएंगे। आपको याद है हम ये कहते थे। तो फिर हम गए, हमने कहा अच्छा नहीं, इन 2 में से ये 2 तो इधर आ गए, लेकिन इन 8 में से 2 इधर है और 6 इधर है। अब आप इसको अगले लेवल पे जाना है। अच्छा ये तो समझ आ जाएगी, ये 2 इधर ही है। उन 6 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 2px, 2py, 2pz? यस, तो आप वही जो एक कॉमन सेंसिकल है कि आपने पहले अगर 3 छोटे छोटे रूम्स हैं आपके पास, तो आपकी कोशिश ये होगी कि 6 इलेक्ट्रॉन अगर रखने हैं, 6 लोगों को भेजना है, तो पहले 1 ईच रखिए, राइट? डोंट पेयर देम अप, स्क्वीज देम अप, फिर दूसरे में पकड़ दीजिए। सो ये तो एक रूल हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में फिल करते हुए एनर्जी ऑर्डर से ही फिल करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर से। जब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में रखने हैं तो पहले कोशिश करनी है एक एक रखें, फिर उसको पेयर अप करना है। क्या 3 भी रख सकते हैं एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स? नहीं। ऑर्बिटल कोई भी हो बच्चे, यहां से लेकर यहां तक, लुक फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, लीस्ट एनर्जी वाला या हाईएस्ट एनर्जी वाला, कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्बिटल इज ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकते। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जब आप एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर, नाउ आई जूम्ड इन, 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे, लेट्स से यहां पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं 1s में, सबसे लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, आप कहते हैं जी करना ये होता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को दिखाना होता है। यस, जब आप सब शेल में रखते थे आप तो लिख देते थे 1s2, जैसे हीलियम में। अब जब आप ऑर्बिटल में रखोगे बच्चे, तो आप 1s2 नहीं लिखोगे, आप 1s में एक एरो लगाओगे जो ऊपर जा रहा है और एक एरो लगाओगे जो, ये क्या वजह है, मैं इसकी लॉजिक समझाता हूं। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन की स्पिन को आप दिखा रहे हैं, ठीक है? कि अगर एक क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरा किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है, जस्ट वन, वो लॉजिक क्या है कि जब फिजिक्स में आप पढ़ते हैं कि जब कोई चार्ज स्पिन करता है या मूव करता है तो अपने अराउंड एक क्या क्रिएट कर लेता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में हम रखे हैं ना, ये 2 टाइनी मैग्नेट्स हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इमेजिनेशन कह रहे हैं। तो अगर एक टाइनी मैग्नेट का नॉर्थ पोल ऊपर है और साउथ नीचे है, तो ऑपोजिट स्पिन से क्या होगा, ये नॉर्थ नीचे और ये साउथ ऊपर, तो एटलीस्ट उनके आपस की जो रिपल्शन है वो क्या हो जाएगी, काम हो जाएगी। So in other words, what I'm trying to say, कि whenever we have to place the electrons in an orbital, 2 electrons in an orbital, you have to pair them up by opposite spin. इसे कहते हैं spin pairing. And what is the role of this? This reduces the repulsion between them. ये लॉजिक तो मैंने आगे आपको समझाई ना कि क्यों रिपल्शन, कैसे रिपल्शन। वो आप कहेंगे 2 नेगेटिव चार्ज है, वो उल्टा करने से कैसे रिपल्शन काम होती है। ये मैंने कहा कि उल्टा करने से ऐसे रिपल्शन काम होती है कि बेसिकली वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दे आर एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट। 2 मैग्नेट बाहर है, तो अगर आप उनको साथ साथ रखोगे, दोनों के नॉर्थ पोल ऊपर होंगे, तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अगर आप उसको एक को इन्वर्ट कर दोगे तो रिपल्शन तो फिर भी होगी, लेकिन थोड़ी कम हो जाएगी, एटलीस्ट नॉर्थ साउथ एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, राइट? सो these are the 3 rules. When you are filling electrons in the orbitals, fill them with the increasing order of energy, fill them with as we said, 1 electron each, and then pair them up in the equal energy orbitals rule, और फिर electrons are shown with the spin. And if you have to place 2 electrons in one orbital, their spin must be paired. Their spin must be paired or opposite to reduce the repulsion, right? इसके रूल्स लिखते हैं, या बोले क्या कहते हैं? सर मेरा सवाल पूछूं? जी जी।
सर ये आपने एक एरो पहले जो था ऊपर लगाया था जी एक बात और, यस मैं आपका समझ आ गया। देखो बच्चों, जो है ना साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं, मैं वर्ड बिलीव कह रहा हूँ क्योंकि अभी उनके पास कोई ऐसा शायद एनेक्डोटल एविडेंस नहीं है, बट वो ये बिलीव करते हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होती है ना, वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू द क्लॉकवाइज स्पिन। इसलिए वो करते ही हैं कि कहते हैं जब पहला इलेक्ट्रॉन डालना है ना तो उसकी स्पिन यूं दिखानी, जो कि कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, घड़ी यूं चल रही होती है। और अगर ये जो स्पिन है ये कौन सी है, क्लॉकवाइज। इसलिए वो पहली, जब एक ही इलेक्ट्रॉन रखो तो पहली स्पिन किधर लगती है, ऊपर को। दिस इज व्हाट दे बिलीव। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन शो करना हो तो ऊपर ही शो करते हैं। बट इवन देन व्हाट आई सेड आफ्टर ऑल दिस, मैं कहता हूं अगर आप इस तरह भी बना दोगे तो शायद इतना मसला नहीं होगा, बट बिलीव ये किया जाता है कि पहला एंटी क्लॉकवाइज लगाना है, दूसरा क्लॉकवाइज लगाना है। ठीक है, सो आप रूल्स लिखते हैं, देखिए जरा, यही सवाल था ना। ओके, लिखिए जरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ऑर्बिटल्स। चलें यहाँ हेडिंग दे दें, कल हम बच्चों यहीं से शुरू करेंगे। मैं पहले रूल्स लिखवाऊंगा फिर हम फिलिंग शुरू कर देंगे। तो मैं आज इसको सम अप कर देता हूँ। आज का लेक्चर थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट था। एक एनालॉजी बनानी है, एक काइंड ऑफ इमेजिनेशन करनी है, फिर आपको ये चीजें समझ आने लग जाती है। क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में ये फर्क है कि 1905 से पहले, जब आइंस्टाइन से पहले, हम चीजों को पार्टिकल लेते थे और एनर्जी को अलग से लेते थे, फिर उसने पार्टिकल एनर्जी को मिक्स कर दिया। अब हम इन उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को जो पहले पार्टिकल से पढ़े, हम एनर्जी के हिसाब से पढ़े कि अगर ये वेव्स होंगे तो फिर कैसा बिहेव होगा। सो दिस इज हाउ द एटम का स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम यू डिड इन ओ लेवल्स, राइट। विल कंटिन्यू दिस, कल इस पे और बात करेंगे और फिर इसको खत्म भी कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, मेरी तरफ से यही कुछ, दैट्स ऑल।